हेलो दोस्तों, मैं हूं राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं काशी की छाँव में अभय, एपिसोड नंबर 32। कुमार के ये कहने पर कि अभय के बाद कोई भी राजस्थान का हुकुम सा नहीं बन पाया है, तो ये नया हुकुम सा कौन है? तभी अभय ने उसे कहा, कुमार साहब, ये तो आपने ठीक कहा कि अभय प्रताप सिंह के बाद कोई राजस्थान का हुकुम सा नहीं बन पाया, क्योंकि किसी की औकात उस गद्दी पर बैठने की नहीं थी। वैसे भी राजस्थान का एक ही शेर है, और वो है अभय प्रताप सिंह, जो अपने साम्राज्य में वापस आया है। तो स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये कहते हुए अभय सबके सामने रौबदार तरीके से होठों पर एक सातिर मुस्कान लिए खड़ा हो गया। अभय को इस तरह सही सलामत देखकर चंदो, सालनी और विजय तीनों को ही शॉक्ड रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभय जिंदा है। उन्हें लगा ये कोई बहरूपिया है। चंदो ने अभय को देखते देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, पर हमारे हुकुम सा अब इस दुनिया में नहीं है, तो खुद को उनकी जगह रखने की कोशिश मत करो और निकलो यहाँ से। उसके ये कहने पर अभय ने अंदर आते हुए कहा, मुस्कुरा के कहा, आज भी उतनी ही बोलती हो चटर पटर। तुम्हें राणा झेलता कैसे होगा आज भी? मैं तो ये सोचूं हूँ। अभय के मुंह से ये सुनते ही चंदो उसे हैरानी से देखने लगी। साली ने उसे कहा, कुछ बातें बता देने से आप हमारी हुकुम सा नहीं हो सकते। जानता था आप सब ऐसे भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए प्रूफ के साथ आया हूँ। कुशल अंदर आ जाओ। ये कहते हुए उसने जब कुशल को आवाज़ दी तो वो अंदर आ गया, सबके सामने खड़ा हो गया। उसने अभय के साथ देखकर विजय ने कहा, कुशल तुम्हारे साथ अभय? मतलब तुम? उसके इतना कहने पर कुशल ने कहा, हाँ राजा साहब, मैं हुकुम शाही हूँ। राजा साहब, ये हुकुम शाही हैं और सही सलामत हैं। उसके इतना कहते ही चंदो और सालनी नम आंखों से उसे के पास गई और उसके गले लग गई। अभय ने भी उसे अपने गले से लगा लिया। चंदो ने उसे गले लगे हुए कहा, कहाँ थे आप हुकुम साहब? जानते हैं कितना दुख हुआ था ये जान करके आप नहीं हैं। कैसे हमने उन नन्ही सी जान को आपके बिना पाला, आपको पता भी नहीं होगा। कहाँ थे आप हुकुम साहब? उसके इस सवाल पर अभय ने उन दोनों को खुद से दूर करते हुए कहा, सब बताऊंगा, आप दोनों अभी शांत हो जाओ। ये कहते हुए उसने उन दोनों के आंसू पोंछे और मालिनी के सामने खड़े होते हुए कहा, तो मालिनी, कैसे लगा मुझे अपने सामने देखकर? वैसे पसंद तो नहीं आया होगा तुम्हें कि मैं जिंदा हूँ, पर खैर क्या कर सकते हैं। अब एक बकरी को शेर से तो नहीं लड़ना चाहिए था ना। अभय के ये कहने पर मालिनी ने उसे कहा, तुम बचे कैसे? मैं जरूर जानना चाहूंगी। उसके सवाल पर अभय ने कहा, देता हूँ उसका जवाब, पर पहले इनका काम करने दे। तो आप सब लोग हुकुम शाह की गद्दी के लिए किसे ठीक समझते हैं? क्या कोई और है जो इस पर बैठ सकता है? या फिर वहाँ आए उन लोगों ने उनसे कहा, नहीं हुकुम शाह, इस गद्दी पर आपके रहते कोई नहीं बैठ सकता, क्योंकि इसका हकदार अभी जिंदा है, तो हक भी उसी का होगा। हम चलते हैं। ये बोल वो लोग चले गए। उसके जाते ही अभय अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और मालिनी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ मालिनी, क्या पूछा तुमने मुझे कि मैं बच्चा कैसे? वो क्या है ना मालिनी कि तुम ये भूल गई कि तुम किसे मारने की सोच रही थी। तुम भूल गई कि तुम अभय प्रताप की मौत को सोच रही थी, पर यह तो नामुमकिन था ही नहीं। पर खैर, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन तुमने प्लान अच्छा बनाया था, ये तो कहना पड़ेगा, पर तुम्हारा वो प्लान खराब हो गया। याद है जब तुमने गुस्से में मुझे पर गोली चलाई थी? वो गोली गुस्से में मुझे लगी तो, पर मुझे मार ना सकी। जब मैं तुमसे बात कर रहा था उस वक्त मैंने देखा कि कुशल अपने आदमियों के साथ शस्त्र पहुंच चुका था। उसकी आंखों के इशारे से मैंने रोकने को कहा, और जब तुमने ये लगा कि मैं मर चुका हूँ तब मैंने सिर्फ मरने का नाटक किया था, और देखो तुमने सच भी मान लिया। जब तुम अपने बाप से बात करने लगी तभी कुशल ने मुझे वहाँ से निकाल लिया और लेकर एक ऐसी जगह गया जिसका पता किसी को नहीं था, और उसे खोजना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। वहीं कुशल ने भी मेरी देखभाल की, मुझे ठीक भी किया। उसके इस बातों के बीच में विजय ने मुझसे पूछा, पर हुकुम साहब, आप इतने सालों सबसे छुपे क्यों रहे? आए क्यों नहीं सबके सामने? विजय के सवाल पर अभय ने जवाब देते हुए कहा, बताते हैं सबको। तो जैसे मैं कह रहा था कि मैं बच गया, और कुशल ने मुझे ये बताया कि राणा और चंदो की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे बहुत झटका लगा, पर मेरा दिमाग घूमा और मैंने सोचना शुरू किया। तब मिले कुशल को बना तब मैंने कुशल को बनारस भेजा और देखने को कहा कि वो लोग कहाँ हैं। आप सबको नहीं पता, पर राणा जी जहाँ रह रहे थे वो काशी की बुआ का घर था, जिसे वो काशी को दे गई थी। पर इस बात को मेरे अलावा सिर्फ राणा और शालिनी जानते थे, इसीलिए शालिनी ने उन्हें वहाँ रहने को कहा। कुशल ने जब मुझे ये बताया तो मैंने कुशल से कहा कि जितने आदमी हो सके उतने आदमियों को उनकी सुरक्षा में भेजो, पर उन्हें पता ना चले, और अभी जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि हमारी बेटी की जान के साथ इनकी जान भी फिक्र होनी चाहिए हमें। और चंदो भी उस वक्त माँ बनने वाली थी, इसीलिए मैंने खुद को छुपा लिया। मैंने वक्त का इंतजार किया, पर इस बीच मैं चेयरमैन के पास गया और उन्हें सब बताया और अपनी तरफ किया। वो लोग वैसे भी जानते थे अगर मुझे गद्दारी
करेंगे तो क्या अंजाम होगा। तो उन्होंने भी मेरा साथ दिया। मुझे सबकी ज़िंदगियों को बचाना था और सही वक्त का इंतजार था जो आज मुझे सही लगा और हमें आना पड़ा। अभय जब ये सब बोल के रुका तो मालिनी को ने ताली बजाते हुए कहा, वाह अभय प्रताप सिंह, इसीलिए तो मैं आप पर मरती हूँ कि आपकी सोच लाजवाब है। वैसे आपको बता दूं, अभी भी राणा जी मेरी कैद में हैं और उनकी जान हमारे कैद में है। ये कहते हुए वो उसे देखने लगी। अभय ने कहा, मालिनी तुम फिर यही मात खा गई, क्योंकि अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरे राणा जी भी यहीं होंगे ना। राणा जी अंदर आइए। ये कहते ही उसने राणा जी अंदर आए और उसके सामने खड़े हो गए। राणा को वहाँ देखकर चंदो ने उसके पास जाकर पूछा, आप ठीक हो ना। ये कहते हुए वो उसके गले लग गई। राणा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मालिनी ने राणा को देखते हुए कहा, ये यहाँ कैसे। इस पर अभय ने उसे कहा, वैसे ही मालिनी जैसे तुम्हें इन्हें किडनैप किया था, हमने इन्हें तुम्हारे कैद से रिहा करवा लिया। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारा काम मेरे महल में है, तो जा सकती हो। उसके ये कहने पर मालिनी गुस्से में कुमार के साथ चली गई। उसके जाने के बाद विजय अभय के पास आया और उसे गले मिलते हुए बोला, बहुत खुशी हुई आपको देखकर, आखिर शेर वापस आ गया। ये कहते हुए वो उससे दूर हुआ और उसे देखने लगा। अभय ने उसे देखते कर कहा, विजय शुक्रिया काशी का इतना ख्याल रखने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। यह कहते हुए उसने राणा की तरफ देखा और उसके पास आते हुए वो कहा, राणा मेरे शेर, तुमने तो वो वफादारी दिखाई जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तुमने मेरी बेटी की हिफाजत नहीं बल्कि उसके पिता बनकर उसे पाला भी। शुक्रिया। यह कहते हुए उसने उसे गले से लगा लिया। वहाँ खड़ा युग ने ये सब देख रहा था। उसे अभय से कहा, आप वापस आए हैं तो ठीक है, पर काशी दी मेरी दी है और उन्हें आप हमेशा हमसे दूर नहीं करेंगे। उनकी बात सुन अभय उसे देखते हुए बोला, चिंता मत करो छोटे शेर, आपकी तूफान मेल दीदी को हम आपसे कभी दूर नहीं करेंगे। वो आपकी दीदी है, थी और रहेगी। यह कहते हुए उसने उसके सिर पर हाथ रख दिया। इधर जंगल में काशी रुद्र के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी उसके कुछ लोग दिखे। उसने रुद्र को वहीं बैठने को बोला, कंवर साहब आप यहीं बैठिए, हम आते हैं। ये बोल वो उन लोगों के पास गई। उसने पास जाकर देखा तो कुछ औरत और आदमी थे जो लकड़ियां काट रहे थे। काशी ने सबको देखते हुए कहा, सुनिए, मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है। वो हमारे कंवर साहब को गोली लगी है, वो बहुत जख्मी हैं, प्लीज़ आप हमारी मदद करें। उसके ये कहने पर सभी आदमी लकड़ी काटना छोड़ के उनके पास आ गए और उन्हें बोले, कहाँ है वो। उसके पूछने पर काशी उन्हें लेकर रुद्र के पास पहुंची जहाँ रुद्र बेहोश हो गया था। उसे देखकर काशी ने कहा, कंवर साहब प्लीज़ आके खोलिए। उसके ऐसे कहने पर एक लड़की ने आगे बढ़कर रुद्र की नब्ज चेक की। उसके कपड़े देखकर लग रहा था शायद उन लोगों से बड़े घर की थी। उसने रुद्र को चेक करते हुए कहा, ये बेहोश हो गए थे, ये या न उठा के कबीले में ले चलो। उसके कहते ही सब उसे उठा के अपने साथ ले जाने लगे। काशी भी उनके साथ पीछे पीछे आ रही थी। रात का वक्त था, सब लोग कबीले में बैठे हुए थे। काशी रुद्र के पास ही बैठी थी। रुद्र के शरीर से गोली निकाल दी गई थी, पर उसे होश नहीं आया था। जिस लड़की ने रुद्र को चेक करके चलने को कहा था, वो कबीले की सरदार की लड़की थी। वो रुद्र और काशी को अपने घर ले आई थी। काशी को ऐसे बैठे देखकर उसने कहा, क्या हो गए छोरी, ऐसे खामोश कहे बैठी है। थारा बाद अब सुरक्षित है तो तन्ने क्या परेशानी से। यह कहते हुए उसने अपने साथ लाई खाने की थाली वहाँ घाट के पास बांस की लकड़ी से बनी टेबल पर रख दी। उसके साथ उसके पिता जो कबीले के सरदार थे और माँ भी आए थे। काशी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, इन्हें होश नहीं आया है अभी तक। कबीले के सरदार ने कहा, अरे छोरी, आ जाएगा जे छोरा को होश, तू खुद को संभाल। पता चला यानी संभालने के चक्कर में तू खुद हो गई बीमार। ले खाना खा ले, थारे वास्ते इसे खा ले, मत परेशान हो। और जे कपड़े हैं बदल ले और आराम कर। और एक बात, थारे बिंद को अगर रात में बुखार आवे तो डरियो ना, ठंडे पानी की पट्टी कर दियो, सब ठीक हो जाना है। ये कहते हुए उसने उस सब दिया और वहाँ से चले गए। सबके जाने के बाद उसे कपड़े उठाए और दूसरी तरफ जाकर चेंज करने लगी। उसने चेंज किया और रुद्र के पास आकर बैठ गई। रुद्र को देखते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। उसके बाजू में जख्म था। उसने देखते हुए काशी ने वहाँ रखा लेप उठाया और उसे अपने जख्म पर लगा लिया। वो वहाँ रुद्र के पास बैठी ही सो गई थी। आधी रात के करीब जब रुद्र को बुखार चढ़ा और उसे ठंड लगने लगी, तब काशी की आँख खुल गई। उसने देखा रुद्र ठंड से काँप रहा था। उसे सरदार की बात याद आई और उसने जल्दी से वहाँ कटोरे में रखे पानी को कपड़े में भिगो के रुद्र के माथे पर रखना शुरू किया। रात के आखिरी पैर में जाकर रुद्र का बुखार उतरा और वो जाकर सो गए। तब काशी को भी वापस नींद आ गई। सुबह का वक्त था। कबीले के अंदर रुद्र को जब होश आया तो उसने देखा वो किसी के घर में है।
वो उठने लगा तो उसके हाथों में दर्द होने लगा कि किसी तरह उठा और इधर देखने लगा। उसने देखा कमरे के दूसरी तरफ के कोने पर काशी अपने गीले बालों को झटक के सुखा रही थी। उस बिंजारों का राजस्थानी लाल रंग का शीशे का जड़ा लहंगा पहना हुआ था। रुद्र ने उसे बहुत ध्यान से देख रहा था और तभी वहीं सरदार अपनी पत्नी के साथ खटखटाते हुए अंदर आए, जिससे रुद्र और काशी का ध्यान टूट गया। रुद्र ने उन्हें देखते हुए कहा, अब सब आप सब और हम यहाँ। उसके ये कहने पर सरदार ने कहा, जी आपको हम यहाँ ले आए थे, जो थारी बिंदनी ने हमसे मदद मांगी थी और थारी हालत भी बहुत ख़राब थी। जेल आने हमारी बेटी थारे को यहाँ ले आई और थारा इलाज कराया। आपको देख के लग रहा है अब आप ठीक हैं। रुद्र ने उसकी बात पर कहा, जी हम ठीक हैं, शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, पर आपको ये किसने बताया कि ये मेरी बीबी है? उसके इस सवाल पर सरदार की पत्नी ने हंसते हुए कहा, लड़की के मांग में लाल रंग का सिंदूर तभी ही होता है बेटा जब उसकी शादी होती है, और जिस तरह से ये आपके लिए परेशान हो रही थी, इसे लगा ही गया कि तू इसका क्या है। उसके ये कहते ही रुद्र काशी की तरफ देखने लगा, जो ओनी गर्दन झुकाए खड़ी हुई थी। सरदार की पत्नी ने काशी को देखते हुए कहा, रे छोरी, जे के है, तारी मांग कैसे खाली है? तने बताया ना गया है कि शादी के बाद सिंदूर कभी नहीं हटाते। लगता है थारी नई शादी जे मारे भूल गई है, पर अब ना भूलियो। उसके कहने पर काशी ने सर उठाते हुए कहा, मैं लगा लूंगी। उसके ये कहने पर रुद्र उसे देखने लगा और सरदार की पत्नी ने कहा, लगा लूंगी नहीं, अभी लगाओ। चल छोरे, ले जा सिंदूर की डिब्बी और इसकी मांग में भर। रुद्र ने उसके कहने पर काशी की तरफ देखा तो वो उसे सर हिला के इशारे में मना कर रही थी। इधर सरदार जी ने भी कहा, ले छोरे, तो अपनी ही बीबी की मांग भरने में सोच रहा है, जे छोरा भद्दे के सोच रहा है। उसके कहने पर रुद्र के मन में जाने क्या आया, वो सिंदूर की डिब्बी लेकर उसकी तरफ बढ़ गया। और दोस्तों, क्या रुद्र काशी की मांग में सिंदूर भर देगा या नहीं, ये सब तो हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बीच बीच में हम इसमें राजस्थानी भाषा का यूज कर रहे हैं। क्या आपको ये भाषा समझ में आ रही है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर भाषा समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। सरदार की पत्नी के कहने पर कि वो काशी की खाली मांग में सिंदूर भरे, ये सुनते ही रुद्र ने उसके हाथ से डिब्बी ले ली और वो काशी की तरफ बढ़ गया। काशी उसके हैरान परेशान नजरों से देख रही थी और इशारे में उसे ना करके कही जा रही थी, पर रुद्र के मन में न जाने क्या था। वो सिंदूर लिए उसके पास बढ़ रहा था। काशी अपने पैर पीछे की तरफ कर रही थी। रुद्र उसके पास आया और सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर लेकर उसे उसके मना करने के बावजूद भी उसकी मांग में भर दिया। मांग भरते ही काशी अपनी आंखें बंद कर ली। सरदार की पत्नी ने कहा, जे हुई ना बात, चलो बेटा, तुम अपनी बिंदी के साथ बाहर आ जाओ। आज पूर्णिमा है तो हमारे कबीले में आज पूजा होती है, आप सब भी आकर उसमें शामिल हो। ये बोल वो वहाँ अपने पति के साथ चली गई। उसके जाते ही रुद्र डिब्बे रखने पीछे मुड़ा तो काशी ने उसे पीछे से मारते हुए कहा, कैसी हिम्मत हुई आपकी ये करने की? आप जानते भी हैं इसका क्या मतलब होता है? कैसे आपने बिना समझे बिना जाने इसे मेरी मांग में भर दिया? कैसे किया आपने ये? क्यों किया आपने? मेरे मना करने पर भी आपने ये क्यों किया? ये कहते हुए वो रुद्र को मारे जा रही थी। रुद्र ने उसके हाथों को कस के पकड़ के दीवार से लगा के खड़ा हो गया। काशी ने गुस्से में उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए आप मुझे, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। रुद्र ने उसका हाथ कस के पकड़े दीवार से टिका के उसे कहा, क्यों गुस्सा आ रहा है आपको? आपने ही तो कहा था उसके कि हम पति पत्नी हैं, तो बस हमने उसकी बात को सच कर दिया, क्योंकि झूठ में हाँ मिलाना नहीं सकते थे, इसीलिए सोचा कि सच ही कर देते हैं इसे गलत क्या है? और रही बात सिंदूर की अहमियत जो जानने की, तो मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ और जान के समझ के ही आपकी मांग में भरा है, और इसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। रही बात आपके मना करने की, तो मैंने भी आपसे कहा था कि अमर से शादी ना करें। मुझे बता दें कि क्या बात है, पर आपने माना हमारी बात नहीं, तो हम आपकी बात क्यों माने? बताओ आप। अगर आप हमें बता देती कि मालिनी ने राणा जी को किडनैप कर लिया है तो क्या बिगड़ जाता आपका? पर नहीं, आपको तो शादी करना ज़्यादा अच्छा लग रहा था अमर से। यह सोच के हमने भी आपकी मांग में भर दिया। अब करें अमर से शादी और बन के दिखाएं उसकी दुल्हन। काशी उसके मुंह से सब सच को सुनकर हैरान हो गई। रुद्र ने उसे खुद को ऐसे देखता पाया तो उसने कहा, ऐसे मत देखो हमें, आप नहीं बताएंगी तो क्या हमें पता नहीं चलेगा काशी? पर मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने ये बात छुपाई क्यों? आखिर ऐसी क्या बात थी जो आपने अपने ये बात हमसे और बाकी सबसे छुपाया है? उसके इस सवाल पर काशी ने गुस्से में कहा, आपके गुस्से की वजह से हम नहीं चाहती थे कि फिर से आप कोई गलती करें, जैसे उस बार किया था आपने।
इसीलिए हमने आपको नहीं बताया और ना ही किसी को बताने दिया। किसी को नहीं बताने दिया मतलब और किसी को पता है ये बात? रुद्र ने ये कहते हुए उसके हाथ अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। काशी ने उसे देखते हुए कहा, माँ को और युग को और शिवांगी को सबको पता है सिवाय आपके। रुद्र ने उसके पास आते हुए उसे कहा, बस अभी आपके लिए ये बस है और आपने सबको बताया, जरूरी समझा, पर अब मुझे नहीं। एक बात जान लो, जिस बात को आप मुझसे छुपाना चाहती हैं उसे आप कभी मुझसे नहीं छुपा सकती। चाहे कि भी आपको से जुड़ी कोई भी बात अब आप मुझसे छुपा के नहीं रख सकती। तो कोशिश अब छोड़ दो। काशी उसके ऐसे पास होने से घबरा रही थी। वो उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी तो रुद्र ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने पास खींचते हुए कहा, अब मुझसे दूर जाने के बारे में भूल जाओ और कोशिश भी छोड़ दो, क्योंकि अब ये मुमकिन नहीं है। काशी, रुद्र सिंह जी। ये सुनते ही काशी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। काशी प्रताप सिंह, अब आप मेरा नाम भूल रहे हैं। कौन सा? काशी के ये कहने पर रुद्र ने उसे मुस्कुरा के देखते हुए कहा, आप भूल रही हैं शायद भूल रही हैं कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपकी मांग में सिंदूर भरा, जिससे आप काशी प्रताप सिंह से काशी रुद्र सिंह हो गई। आप मेरी पत्नी और माधवगढ़ की कंवर रानी सा हो गई हैं। ये कहते हुए उसने काशी को अपने और करीब किया और उसके गालों को अपने गालों से छूते हुए उसके पास आने लगा तो काशी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। तब रुद्र ने उसके कानों में धीरे से कहा, मैंने आपसे कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपसे शादी करूंगा, तो लो कर ली और अब से आप मेरा अधिकार हैं। मैं आपका पति हूँ और आपकी शादी अमर से क्यों पूरी दुनिया के किसी लड़के से नहीं हो सकती। यह कहते हुए उसने उसे खुद की कैद में आज़ाद किया और उसे देखने लगा। काशी ने उसे देखते हुए कहा, मैं इस सिंदूर को, इस शादी को और आपको अपना पति नहीं मानती हूँ। यह कहते हुए वो गुस्से में बाहर चली गई। रुद्र ने उसे जाते हुए देखकर कहा, आप माने या ना माने, पर हम इस शादी को मानते हैं और आपको अपनी पत्नी भी मानते हैं। पर अभी ये शादी सबके सामने नहीं आएगी जब तक आप हमें अपना नहीं मान लेती। ये बोल रुद्र अपनी शर्ट को उठाकर पहनने लगा। इधर काशी जब बाहर आई तो उसने देखा कुणाल अपने आदमियों के लेकर सरदार से बात कर रहा था। उसने उसे देखते हुए कहा, कुणाल। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखने लगे। सरदार और पूरा कबीला उसे देख के हैरान था, क्योंकि कुणाल उन्हें काशी और रुद्र के बारे में बता चुका था। कुणाल उसके पास आते हुए बोला, राजकुमारी शुक्री, आप सही सलामत हैं। कंवर साहब कहाँ है? उसके ये पूछने पर काशी ने उसे कहा, वो अंदर है, उन्हें गोली लगी थी पर अभी ठीक है, आप उन्हें ले आइए। तब यहाँ से निकले। उनके ये बोलने पर रोहन अंदर आ गया। उसके जाते ही सरदार और उसका पूरा कबीला उसके सामने घुटने पर बैठ गया और उससे सरदार बोला, हमें माफ़ कर दे राजकुमारी, हम आपको पहचान नहीं पाए। कैसे उन्हें उठाते हुए कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए। और आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आप सबने तो हमारी मदद की है और कंवर साहब की जान भी बचाई है। उसके लिए हम आपके आभारी हैं। ये कर्ज है आपका हम पर, जो आपने उनकी जान बचाई है, हमें सहारा दिया। कभी किसी काम आए तो हमें ज़रूर बता देना, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अरे राजकुमारी, आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आप हमारा आभार ना करें, बल्कि आभार तो हम आपके पिता के हैं, जिन्हें हमें बचने के लिए जगह दी, वरना तो हम ना जाने कहाँ होते। सरदार की बात काशी को समझ नहीं आई तो उसने उसे पूछा, मतलब मैं समझ नहीं पाई हूँ। सरदार ने उसे समझाते हुए कहा, यहाँ जहाँ आप खड़ी हैं वो आपके पिता का ही राज्य है, पर उन्हें इस तरह की ज़मीन हमें दे दिया कि हम यहाँ रहें और गुजर बसर करें, और इतने सालों से हम सब यहीं हैं। पर भगवान को देखो, उन्हें ही खुशी नसीब नहीं हुई। बेचारे आपसे दूर चले गए। उसके ये कहते ही काशी के पीछे से आवाज़ आई। वो आवाज़ भी जिंदा है और सही सलामत है। उन सब ने काशी के पीछे देखा तो रुद्र खड़ा था। काशी ने उसे देखते हुए कहा, कौन सा? आपके बोलने का क्या मतलब है कि वो जिंदा है? रुद्र ने उसके पास आकर उसे बगल में खड़े होते हुए सबको देखकर कहा, मतलब यह है कि अभय प्रताप सिंह जिंदा है और सही सलामत है। उनके यह कहते ही सरदार ने खुश होते हुए कहा, क्या आप सही बोल रहे हैं कंवर साहब? जी, हम सही बोल रहे हैं। हम उसे मिले हैं और वो बहुत जल्द सबके सामने आएंगे। आप सबके प्यार में शायद इतनी दम थी कि मौत को भी उसके सामने घुटने टेकने पड़े। अच्छा, फिलहाल अभी हम जाना चाहते हैं यहाँ से। आपने हमारी मदद की, उसके लिए शुक्रिया। यह कहते हुए काशी के साथ जाने लगा तो सरदार ने उसे कहा, कंवर साहब, कहते तो आपने कुछ आदमी हम उनके साथ भेज दें। उसके ये बोलते ही रुद्र ने उसे कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने हमारी बहुत मदद की, हम चले जाएंगे। ये बोल वो काशी और कुणाल के साथ वहाँ से निकल गया। काशी, रुद्र, कुणाल के साथ जब गाड़ी में वापस आए तो काशी ने उसे कहा, कुणाल, मुझे रोहन के बारे में सब जानना है, तो ज़रा पता करो और बताओ। और हाँ, उसके सब के करीब कौन है ये भी, क्योंकि अब वक्त आ गया है उसको औकात दिखाई जाए। उसने साला हमें हल्के में लेकर ये सोच लिया कि हम कोई बस बैड करने वाली लड़की हैं। अब उसे बताएं कि हम उसकी माँ और उसकी सबसे अच्छी दुश्मन
पता करो जरा इसके बारे में। ये कहते हुए वो गाड़ी में बैठ गई। रुद्र ने सब सुन रहा था। उसने उसे कहा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम है ना, अब हम देखेंगे क्या करना है, आप शांत रहें। उसके ये कहते ही काशी ने उसे कहा, हाँ आप देखेंगे, जैसे आपने मेरे पिता को देखा पर मुझसे ये छुपाया गया कि वो जिंदा है। वो मेरे सामने नहीं आए पर आपसे मिलने आए, और आप देखेंगे जब मेरे पिता को मेरी फिक्र नहीं है, मुझसे मिलने की चाह नहीं है, तो प्लीज़ आप भी मेरी फिक्र ना करें और मेरे बारे में ना सोचें। ये कहते हुए उसने अपने दुपट्टे से अपनी मांग में लगे सिंदूर को मिटा दिया और कुणाल से बोली, चलो हटो, चलो हमें लेट हो रहा है। ये बोल वो शीशे में देखने लगे। सिंदूर लाल रंग अभी तक वैसा ही था। आप कितनी भी कोशिश कर ले काशी, अब ये रंग आप क्या खुद आपके महादेव भी नहीं हटा सकते आपकी ज़िंदगी से, तो करती रहे कोशिश। ये कहते हुए रुद्र गाड़ी में बैठ गया। कुणाल ने सभी आदमियों के साथ गाड़ी आगे बढ़ा दी। इधर दोपहर के वक्त जैसलमेर में अभय बैठा सबके साथ काशी और रुद्र के बारे में बात कर रहा था कि तभी चंदो ने कहा, हुक्म साहब आप जिंदा हैं, ये बात काशी को पता चलेगी ना, जाने वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि आपका इस तरह उससे दूर रहना मुझे नहीं लगता उसे अच्छा लगा होगा। उसके ये कहने पर अभय ने उसे की तरफ देखते हुए कहा, हाँ जानते हैं हम, और यही सोच रहे हैं कैसे उसे मनाएं, क्योंकि रूठने में वो अपनी माँ की पर ही गई होगी, क्योंकि चंदो सही बोला ना हमने। ये कहते हुए वो जरा मुस्कुरा दिए, पर इस पर चंदो ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ये तो थम बिल्कुल सही बोले हुक्म साहब, अगर आज हुक्मरानी जिंदा होती तो बस मज़ा आ जाता, जब आप दो रूठने वाले को मनाते और परेशान होते। अभय ने उसकी बात सुन राणा को देखते हुए कहा, राणा इस चटर पटर का मुंह आज भी ऐसे ही, अरे कुछ तो हिम्मत कर के बंद किया होता, जब बोलती है कभी कभी डरा देती है। ये सुनते ही राणा के साथ हंस दिए, पर चंदो घूर के अभय को देखने लगी। तभी एक नौकर ने उसे कहा, मालिनी कुणाल भाई और कंवर साहब और राजकुमारी को लेकर आ गई। ये सुनते ही अभय की धड़कनें तेज हो गई। आखिर वो बाप की तरह पहली बार अपनी बेटी से मिलने वाला था, तो धड़कनों का सामान्य से तेज होना तो लाजमी था। चंदन ने सुनते ही कहा, कैसे हैं वो दोनों। यह कहते हुए वो आगे बढ़ने लगी तो देखा काशी रुद्र और कुणाल के साथ आ रहे थे। अभय की नज़र जब अभय पर गई तो उसे कदम वहीं रुक गई। रुद्र समझ रहा था उसका रुकना, पर हैरान तो वो भी था अभय को ऐसे सबके साथ देखकर। अभय काशी को नम आंखों से देख रहा था। काशी की आंखों में भी नमी थी, पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जिसे अभय भी महसूस कर रहा था। अभय को क्या काशी गले लगाएगी? क्या वो अपने पिता को अपने सामने देखकर खुश होकर उसे गले से लग जाएगी? ये सब जानेंगे हम अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक